राधिका को एक पेड़ में बांधकर उसके घर वाले के साथ पूरे गांव के लोग उसे जिंदा ही जला दिया। राधिका जल रही थी लेकिन मुस्कुराई जा रही थी और उसका पति ऋतिक इंडिया से बाहर दूसरे देश काम करने गया हुआ था। तभी एक रात उसके पास एक कॉल जाता है जो उसका भाई आर्या कराता है और ऋतिक से आर्या बोलता है, हेलो भैया, राधिका भाभी ने आत्महत्या कर ली है। ऋतिक इतना ही सुना और उसने फोन को काट दिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह बात सुनने के बाद ऋतिक बहुत दुखी था, लेकिन ऋतिक घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसका भी वीजा कंप्लीट नहीं हुआ था। ऋतिक का शादी गांव वाले, उसकी माँ और उसका छोटा भाई आर्या के कारण करना पड़ा। ऋतिक की दूसरी पत्नी का नाम दिशा था। पहली पत्नी राधिका के मरने के बाद ऋतिक अपनी माँ के खुशी के कारण ताकि उसका कोई सेवा कर सके इसलिए राधिका को भूलकर दिशा से शादी कर लिया था, लेकिन राधिका को पूरी तरह से नहीं भूल पा रहा था। ऋतिक दिशा के साथ रहता था लेकिन रोज रात को राधिका को याद कर बेडरूम में दुखी होता था। एक रात दिशा अपनी बेडरूम में गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक दिशा को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दिया और वह अचानक से उठकर बैठ गई और वह सोचने लगी कि इतनी तूफानी रात में कौन रो रहा है। दिशा अपने रूम में ही बेड पर थोड़ी देर बैठे बैठे सोची। फिर दिशा अपने घर से बाहर निकल आई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने देखा उसके घर के सामने एक पुराने पेड़ के नीचे एक स्त्री सफेद कपड़े पहने हुई बैठी हुई थी और वो स्त्री अपने सर को घूंघट से तोपी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। दिशा उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो, बोलो। दिशा के पूछने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस वह रोई जा रही थी। फिर दिशा बोली, तुम यहाँ इतनी रात को बारिश में क्या कर रही हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? देखो बारिश बहुत तेज है, तुम बीमार पड़ जाओगी। दिशा का इतना बोलने के बाद उस स्त्री ने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वह अचानक से उठकर खड़ी हो गई। और जब दिशा ने उस स्त्री को देखा तो उसकी आंखें हैरत और दहशत से फटी की फटी रह गई। दिशा ने देखा कि जो औरत उसके सामने सफेद कपड़े में खड़ी थी वो औरत उसकी तरह ही बिल्कुल हमशक्ल थी और दिशा को देखकर वो औरत लगातार रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी। और देखते ही देखते उस स्त्री का चेहरा अचानक भयानक हो गया। उस औरत के भयानक चेहरे को देखकर दिशा का गले से एक जोरदार चीख निकल गई। दिशा वो भयानक चेहरा देखकर वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई और अगली सुबह दिशा की आंख उसके बेडरूम में खुली। दिशा को उसके परिवार वाले चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे। दिशा की आंखें खुलने के बाद ऋतिक बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। एक बात बताओ, तुम बेहोश कैसे हुई? सुबह तुम हमें घर के बाहर सामने उस पुराने पेड़ के पास बेहोशी की हालत में मिली। तुम वहां रात में कैसे चली गई? अचानक दिशा ऋतिक की तरफ मुड़ी और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं बाहर कैसे गई, कुछ याद नहीं। दिशा ऋतिक से भी इतना ही बोली। तब तक आर्यन बोला, भाभी आपको सच में कुछ याद नहीं कि आप रात में बाहर कैसे गई? बोला ना, मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। इतना कहकर दिशा गुस्से से वहाँ से उठी और उठकर दूसरे रूम में चली गई। फिर आर्यन बोला, भैया आपको भाभी के बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, बदला बदला? ऋतिक ने आर्यन के बातों का सर हिलाते हुए जवाब दिया और ऋतिक आर्यन से बोला, आर्यन तुम्हें मालूम है कि हमें काम से दूसरे शहर चलना है। चलो अब हमें माँ से बोलकर वहाँ के लिए अब निकलना चाहिए। माँ हम दोनों काम से दूसरे शहर जा रहे हैं, हमें आने में 2 दिन लगेगा, आप लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर ऋतिक और आर्या दोनों दूसरे शहर के लिए निकल गए। मगर पूरे दिन दिशा का बिहेवियर पूरी तरह से बदला बदला लग रहा था और जब शाम हुई उस शाम राजू नौकर खाना बनाने के लिए जब किचन में अंदर गया तो किचन में एक सफेद साड़ी पहनी हुई पीछे से एक स्त्री को देखकर पूरी तरह से चौंक गया और जब सामने जाकर देखा तो वहाँ पे दिशा खड़ी हुई थी। तब दिशा से राजू बोला, मालकिन आप यहाँ, बोलिए आपको क्या बनाना है, हम बना देते हैं, आप रहने दीजिए। बस रहने दो, मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, तुम किचन से बाहर जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। राजू रितिका का ऐसा बिहेवियर देखकर डर जाता है और डरते हुए तुरंत किचन से बाहर दौड़ लगाता है। तभी रितिका की माँ कामनी
राजू के सामने अचानक से मिल जाती है। राजू को दौड़ते हुए देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और कामनी राजू से पूछती है, क्या हुआ राजू? क्या तुम्हें आज रात का खाना नहीं बनाना? और तुम कहाँ भागे जा रहे हो? जब मैंने किचन में खाना बनाने गया तो दिशा दीदी ने हमें किचन से निकाल दिया और बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो, अब यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, और बोली कि खाना हम बनाएंगे। राजू की बात सुनकर कामनी सोचने लगी, दिशा तो अपने मन से कभी भी नहीं चाहती कि वो जाकर किचन में खाना बनाए। कामनी यह सोचते हुए किचन की ओर चली गई। जैसे कामनी किचन के अंदर गई और अपना पैर अंदर रखा, मछली का अजीब सा बदबू उसके नाक के अंदर जाकर टकराई। इसलिए कामनी को पूरी तरह से उकाई आ गई, क्योंकि किचन के अंदर पूरे मांसी मांस फैले हुए थे और उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। तो कामनी गुस्से में बोली, दिशा, तुमने ये किचन का क्या हालत किया है और तुम ये क्या बना रही हो घर में? माँ जी, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है, इसलिए मछली बना रही हूँ। दिशा, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि हमारे घर में सब के सभी लोग शाकाहारी हैं। कोई मछली या मीट नहीं खाता, नहीं आता है घर में, फिर भी तुम बना रही हो। दिशा ने कामनी का सारा बात चुपचाप सुनती रही, लेकिन कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर कामनी गुस्सा हुई और वहाँ से बाहर की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब रात के 10 बजे तो फिर दिशा ने भोजन डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया। कामनी और राजू दूर से बैठे हुए दिशा के बदले हुए बिहेवियर को देख रहे थे। दिशा बार बार दरवाजे की ओर घुरा कर देख रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद दिशा गुस्से में भारी आवाज से कामनी की तरफ देखकर बोली, अभी तक ये नहीं आए, कहाँ गए? इन्हें आने में इतनी रात हो गई, उन्हें क्या भोजन नहीं करना और तुम लोगों को भी नहीं करना क्या? दिशा का इतना बोलने के बाद कामनी बोली, तुम्हें नहीं मालूम वह लोग 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, वह लोग आज रात को नहीं आएंगे। यह जो तुम खाना बनाई हो वह खाना तुम खुद ही खाओ। कामनी पूरी तरह से गुस्से में बोली। इतना बोलते हुए कामनी वहाँ से गुस्से में उठी और अपने रूम की ओर चली गई। यह सुनकर दिशा का आंख पूरा लाल हो गया था। वह कामनी को घूरी जा रही थी। कामनी को वहाँ से जाने के बाद दिशा ने बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी मछली निकाली और दिशा उस मछली को ऐसे खाने लगी जैसे मानो सालों बाद कोई भूखा भोजन पर टूट पड़ा हो, उसे सालों बाद खाने को मिला हो। दिशा कुछ सोचे समझे लगातार खाई जा रही थी। दिशा उस खाने को इतना तेजी से खा रही थी कि अचानक उसे खांसी उठने लगी। दिशा ने एक ही झटके में अपना सर घुमाया और राजू की तरफ बड़े बड़ी आंखों से देखने लगी और उसने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजू को सामने फ्रिज के अंदर रखी हुई बोतल को निकालने का इशारा किया। लेकिन राजू उस समय इतना डरा हुआ था कि दिशा के कोई भी इशारों को समझ नहीं पाया। दिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार राजू को घूरी जा रही थी और आंखों से इशारा कर रही थी बोतल के लिए। दिशा का इतना इशारा करने के बाद जब राजू ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो दिशा ने अपना हाथ डाइनिंग टेबल से आगे बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ लंबा होकर फ्रिज तक पहुंच गया। दिशा ने अपने उस लंबे हाथ से फ्रिज को खोला और पानी के बोतल निकालकर एक ही झटके में एक ही सांस में पूरा का पूरा निगल गई। दिशा का यह सब हरकत देखकर राजू का दहशत से रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे और राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राजू वहाँ पे खड़े खड़े होकर पूरी तरह से कांप रहा था। तुम्हारा हाथ इतना लंबा, तुम कौन हो? तुम मेरी दिशा दीदी नहीं हो सकती। जब राजू का यह बात दिशा ने सुना तो एक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तुम मेरा रहस्य जान गए हो, इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना अब मेरे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें मरना होगा। और देखते ही देखते दिशा का चेहरा बहुत भयानक हो गया और दिशा के चेहरे में से बदबू आने लगी, मानो दिशा का शरीर कितने दिन से सड़ गया हो। और एक ही झटके में दिशा अचानक धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। और फिर देखते ही देखते दिशा राजू के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और राजू को वहाँ से बिल्कुल हिलने का भी समय नहीं मिला। राजू को कुछ बोलने से पहले दिशा ने अपनी दांतों से राजू के गर्दन पर हमला कर दिया और दिशा ने एक ही झटके में राजू के गर्दन पर अपने दोनों दांत खड़ाकर राजू का सारा खून पी गई। राजू दर्द से जोर से चिल्लाया। जब दिशा राजू का शरीर का सारा खून पी गई तो राजू का शरीर नीला पड़ गया और राजू का एक ही झटके में शरीर नीचे धड़ाम से गिर गया। इतने में राजू की आवाज सुनकर कामनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और एक ही पल में दिशा अचानक वहाँ से गायब हो गई। जैसे कामनी राजू के पास पहुंचकर खड़ी हुई तब तक कामनी के पीछे से दिशा दौड़ती हुई वहाँ आकर खड़ी हुई और कामनी के पास दिशा आकर खड़ी होकर बोली, माँ जी, ये कैसे हुआ? और राजू को क्या हुआ? इसको ऐसा हाल किसने किया? यह सब देखने के बाद कामनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में ये सब क्या चल रहा है। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था यह सब देखकर कामनी पूरी तरह से सोच में थी। राजू की बात गांव वालों को मालूम चली। यह सब सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और राजू को उठाकर दाह संस्कार किया। फिर जब रात में कामनी सोई हुई थी तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे सोया है।
क्योंकि किसी की सांसों की आवाज पीछे से कामनी के कानों में आ रही थी। फिर कामनी डरते हुए लाइट को ऑन किया और पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर कामनी को लगा कि खिड़की के बाहर से कोई अचानक से गुजरा। कामनी डरते हुए उठी और खिड़की के बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। उस रात कामनी किसी तरह कर पूरी रात बिताई। जब सुबह उठकर कामनी ने देखा तो उसके घर के सारे सामान बिखरे हुए थे और उसके घर से बदबू आ रहे थे और कामनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में क्या हो रहा है। इतने में दिशा अपने रूम से निकल कर आई, एकदम नॉर्मल चलते हुए। और जब दिशा कामनी के पास आई और खड़ी होकर घर की ऐसी हालत देखने के बाद उसने कहा, माँ जी, हमारे घर के ऐसा हालत किसने किया है और कितनी गंदी बदबू आ रहा है। दिशा से कामनी बोली, मुझे क्या पता ये किसने किया। इतना बोलकर कामनी वहां से बाहर चली गई। कामनी तो बाहर चली गई, लेकिन पूरे दिन दिशा का बिहेवियर वो नोटिस करती रही। सुबह से शाम हो गए लेकिन दिशा के कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं दिखा। जैसे दिशा पहले थी वैसे ही लग रही थी। कामनी ये सब देखने के बाद पूरी कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिशा और कामनी रात में नॉर्मल पहले के जैसे खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चली गई। लेकिन कामनी को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। कामनी इधर उधर अपनी करवट बदलते हुए जागी हुई थी। तभी कामनी को घर के बाहर अचानक से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दिया और उस रात चारों तरफ कुत्ते भौंकने और सियार की रोने की आवाज आ रही थी। फिर देखते देखते कुछ देर में कामनी के घर में जो कुत्ता था उसका भौंकना बंद हो गया और कामनी को ऐसा लग रहा था कि उसके गेट के बाहर कोई घूम रहा है। कामनी पूरी तरह से डरी हुई थी, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि उठकर वो बाहर जाकर देख सके। कामनी डरे डरे पूरी रात बिताया और जब सुबह हुई तो कामनी देखती है कि उसके कुत्ते के साथ उसके पड़ोसी के लाश उसके गार्डन में पड़े हुए हैं। यह सब क्या हो रहा था वो सोचकर कामनी डरी हुई थी। तब तक ऋतिक अपने छोटे भाई के साथ शहर से लौटकर वहाँ पे आता है।